तो माननीय भैया जी का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे से अपने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। बाल्यकाल से ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए। 1975 में आपका पूरा जीवन संघ और समाज कार्य के हेतु समर्पित कर प्रचारक जीवन में प्रवेश किया। महाराष्ट्र में जिला प्रचारक, प्रांत सेवा प्रमुख, क्षेत्र सेवा प्रमुख, अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख के दायित्वों का निर्वहन किया। मार्च 2009 की प्रतिनिधि सभा में आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह का दायित्व मिला। आप एनएमओ के पूर्व पालक अधिकारी भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वोत्तर भारत में संघ के कार्य के विस्तार में भैया जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संघ समाज में नहीं अपितु समाज का संगठन, इस हेतु कार्य संघ को सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी स्वरूप देने के लिए माननीय भैया जी जोशी का कृतित्व सभी के लिए प्रेरणादायी रहा है। भैया जी के विषय में कहा जाता है कि आप बड़े नपे तुले शब्दों में सीधी बात रखते हैं। कम शब्दों में अपनी बात प्रभावी रूप से रखने का उनका यह गुण श्रेष्ठ संवाद कौशल का अनुकरणीय उदाहरण है। भैया जी जैसे समाज को समर्पित व्यक्तित्व को शब्दों में समेटना इसीलिए भी असंभाव्य है क्योंकि उनके चिंतन और उनके कृति दर्शन का आलोक किसी एक क्षेत्र या एक वर्ग नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र जीवन को स्पंदित करता है। अभी मैं माननीय भैया जी से अनुरोध करता हूँ कि हमें अपना पाते प्रदान करें। मंच पर विराजमान एनएमओ के पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित चिकित्सक बंधुओं, छात्र मित्रों, बहनों तथा भाइयों, मैं सोच रहा था कि आज कई प्रकार के योग आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जो कर्म भूमि रही, ये विश्वविख्यात विश्वविद्यालय बना, भारत के लिए एक गर्व का स्थान बना। ऐसे इस परिसर में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। आज 5 सितंबर भी है। कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी के निधन के बाद एक शिक्षक दिवस के रूप में इसको हमने मनाना प्रारंभ किया। वह एक अवसर भी आज का है। धन्वंतरी सेवा यात्रा का, मदन मोहन मालवीय जी की स्मृति में निकलने वाली इस यात्रा का आज समापन भी है। ऐसे कई बातें आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। एनएमओ के बारे में तो कई बातें यहाँ बताई गई। उसी में एक एनएमओ के द्वारा जो परंपरा प्रारंभ हुई, वह आचार्य गुरु वंदन की जो परंपरा प्रारंभ हुई, वो एनएमओ का एक बड़ा योगदान इस क्षेत्र में है। केवल छात्रों का उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संगठन खड़ा करना, ऐसा कोई एकमात्र उद्देश्य नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से एनएमओ से जुड़ने वाला प्रत्येक छात्र यह एक सेवा का भाव भी लेकर चलता है कि जिसकी आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, आवश्यकता है। धन्वंतरी यात्रा का प्रारंभ कभी हुआ। प्रारंभ में तो 3-4 राज्यों से ही इस प्रकार के चिकित्सक बंधु जाया करते थे।
शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, फिर भी अगर कुछ होगा तो विश्वम्बर जी वगैरह इसको ठीक कर सकते हैं। इसका प्रारंभ ये झारखंड से, रांची से हुआ है। बाद में फिर अनेक स्थानों पर इसकी प्रक्रिया चल पड़ी। समय समय पर आपदाओं में जाना और सेवा करना ये एक है, लेकिन योजना से जाना है, उसको यात्रा का स्वरूप दिया है। यात्रा में सेवा करना अलग बात है, सेवा के लिए यात्रा निकालना अलग विषय है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, संभाजी नगर, वहाँ पर डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय है, बहुत बड़ा है, संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा संचालित होता है। उन्होंने भी इसको एक कदम और आगे डालकर सेवांकुर इस कल्पना को जन्म दिया है। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं, चिकित्सक उस सेवांकुर की योजना से जुड़े हैं। प्रतिवर्ष एक 5-6 दिन का कार्यक्रम करते हैं। प्रतिवर्ष एक क्षेत्र का चयन करके वहीं पर जाकर काम करते हैं। उस सारी योजना में समाज के निकट जाने का एक अवसर के रूप में अगर देखा जाए तो उस यात्रा में पूरा एक दिन केवल उस गांव में, घरों में जाकर रहना, यही एक कार्यक्रम होता है। तब जाकर उस समाज के दुर्बल पिछड़े वर्गों के साथ कुछ रिश्ता बनता है। बाकी जैसा यहाँ पर चला, मैं समझता हूँ कि स्थान पर जाना, शिविरों का आयोजन करना, स्वास्थ्य के संबंध में मार्गदर्शन करना, ये काम तो होना ही चाहिए, आवश्यक है, जो आप लोगों ने 3 दिनों में किया है। जो भी इसमें सम्मिलित हुए वो सभी अभिनंदन के पात्र हैं। आज अगर कुछ चुनौती है तो सबको अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, ये चुनौती है। भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं स्थापित है। एक बहुत बड़ा निजी क्षेत्र है कि जो व्यवसाय के रूप में चलता है। सरकार नाम की एक रचना है, वो उन्होंने अपनी सरकार की एक जिम्मेदारी समझकर एक व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास किया है। किसी भी बीमार व्यक्ति को अधिक दूर चलकर जाना न पड़े, इस नाते प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ऐसे कई प्रकार की रचनाएं देश भर में, उसका एक जाल है, बहुत बड़ा है। तीसरा है कि बड़े धनवान लोगों ने एक अपने सामाजिक कर्तव्य के नाते चिकित्सालयों का निर्माण किया कि जहां पर सामान्य व्यक्ति को भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इस प्रकार का एक धर्मादाय चिकित्सालयों का जाल भी कुछ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत है। उन्नीस 1948 के बाद अपने इस भारत ने जो एक विकास की राह पकड़ी है,
कई विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग आगे बढ़े हैं। आज के संदर्भ में कहना है तो मैं इतना कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा की व्यवस्थाएं आज भारत में उपलब्ध हो रही है। ये अपने लिए बड़ी गर्व की बात है। अब कोई केवल प्रसिद्धि और प्रचार के कारण और प्रतिष्ठा के कारण विदेशों में जाता है, वो अलग बात है। नहीं तो भारत के किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा के लिए बहुत बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, आज उपलब्ध है। तो हम एक दिशा में तो हम बढ़े हैं भारत के। परंतु एक बात, एक विश्लेषण ध्यान में आता है कि 80% भारत के अंदर की जो आज व्यवस्थाएं हैं वह उसका लाभ केवल 20% जनसंख्या को मिलता है, कि बाकी लोगों को वह एफोर्डेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। उस नाते बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कॉरपोरेट जगत में बने हैं, सब प्रकार की सुविधाओं से युक्त है, पर उसका लाभ उठाने वाला वर्ग 20-25% हो जाता है, क्योंकि उसकी जेब थोड़ी बड़ी होनी पड़ती है। और ये जो सरकारी व्यवस्था है, इस धर्मादाय व्यवस्था है, उसमें धर्मादाय व्यवस्था जो है उसका लाभ उठाने वाले एक बहुत बड़ा प्रतिशत उसके द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में अपने लिए कर पाता है। परंतु उसकी भी अपनी एक सीमा है। और इसलिए बहुत बड़े वर्ग को शासकीय सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। वो उसकी गुणवत्ता, उसके आगे उसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह हमेशा लगा रहे। गुणवत्ता से युक्त अगर शासकीय व्यवस्थाएं बन जाती है तो समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। हालांकि कुछ वर्षों में शासन भी उन व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगा है। शासन ने अपनी जिम्मेदारी मानी है। कई प्रकार की अच्छी योजनाएं गत कुछ वर्षों में सामने आई है, और वर्तमान सरकार ने तो और भी 2-4 कदम आगे डाले हैं। लेकिन देश का जो विस्तार है, भौगोलिक विस्तार भी है और जनसंख्या का भी एक विशाल आंकड़ा है, उसकी तुलना में ये व्यवस्थाएं आज भी पर्याप्त नहीं है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। बौद्ध गुरु धर्म के दलाई लामा, उनका एक संदेश स्मरण करने लायक है, मतलब ध्यान में रखने की आवश्यकता है। स्मरण मतलब ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी है, स्वास्थ्य का स्तर नीचे जा रहा है। अब ये सोचने का विषय है इस क्षेत्र में हम सब काम करने वालों की, कि सुविधाओं का निर्माण तो हो रहा है, स्तर नीचे क्यों जा रहा है। चिकित्सक को, चिकित्सालय चलाने वाले कह सकते हैं हमारे पास आएगा तो हम देंगे चिकित्सा, एक गलत नहीं कुछ भी, पर यहाँ तक सीमित रहकर चलेगा क्या, ये प्रश्न, ये पर्याप्त है क्या सोच। और इस सोच को बदलने के जो भी प्रयोग चल रहे हैं, उन प्रयोगों में ये धन्वंतरी यात्रा, ये सेवांकुर की योजना, ये भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक संस्थाओं के चलाए जाने वाले प्रकल्प, वो उस दिशा में जरूर ले जाते हैं। वैसे तो चिकित्सा के क्षेत्र ऐसा है कि बिना समस्या के कोई डॉक्टर के पास आता नहीं है। कौन आता है? कोई समस्या होगी तभी आएंगे,
और चिकित्सक भी पूछते हैं कोई आया तो क्या कोई समस्या है क्या, तो समस्या है तो आए, नहीं तो क्यों आएंगे। हमारे यहाँ मराठी में एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, मराठी में कहते हैं कि गरज सरो वैद्य मरो, मतलब हमारी आवश्यकता पूरी हो गई, फिर वैद्य डॉक्टर जिंदा है कि मर गया उससे मुझे क्या लेना देना। ये है संबंध अपने ऐसे इतने मधुर और स्वाभाविक है। कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई बिना समस्या के चिकित्सक के पास आता होगा। आपका भी अनुभव कुछ अलग होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो है वो समस्या लेकर आता है और चाहता है कि मेरी समस्या का समाधान यहाँ मिले, विश्वास भी रखता है यहाँ मिलेगा। अब उस विश्वास को बनाए रखना इस क्षेत्र में काम करने वालों के सर पर एक बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है। उस विश्वास को किसी घटनाओं से जब धक्का लगता है तब सामाजिक जीवन में कई प्रकार के प्रश्न निर्माण होते हैं। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस प्रकार के प्रश्न है। इन प्रश्नों को देखने की दृष्टि भी चाहिए, समझने का मन भी चाहिए और समाधान की दिशा में काम करने का, परिश्रम करने का कर्मशीलता भी चाहिए। विश्वास निर्माण होता है अपने आप नहीं होता, प्रयत्न पूर्वक होता है। हमारे एक मित्र थे नेत्र चिकित्सक, तो मुझे कभी इस प्रकार के शल्य चिकित्सा के इसमें जाने का अवसर भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं पड़ी कभी। पर वो गए थे, एक कैटरेक्स का होने वाला था उनका, चलिए मैं आपको हमारा कैसे किस पद्धति से होता है हम बताते हैं। जाने में कोई, उनको अंदर ले जाने में कोई आपत्ति नहीं लगी, वो बाकी सब पहना कर मुझे अंदर लेकर गए। तो उन्होंने कहा हंसते हंसते, आप देखिए ये पेशेंट सोया है ऑपरेशन टेबल पर, अब इसका मैं करने वाला हूँ। उन्होंने मुझे मजाक में कहा, इस समय मैं जो भी कुछ कहूँगा वो हाँ कहेगा। जो भी मैं कुछ कहूँगा। मैंने पूछा, उस बूढ़ी माँ थी, अपना धर्म कैसा है? डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा है। या चिकित्सालय कैसा है? नहीं नहीं बहुत अच्छा है। मैं कैसा हूँ? नहीं आप तो भगवान हैं। तो उन्होंने कहा ये जो सब बोल रहे हैं ना, ये टेबल के से नीचे उतरने तक है, इसके बाद क्या कहेंगे मुझे मालूम नहीं। तो विश्वास तो और हम सब लोग भी अनुभव करते हैं कि वास्तव में आपके पास आया हुआ कोई भी व्यक्ति वो पूर्ण रूप से शरणागत होकर आप जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार है। जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो कहने वालों को 100 बार सोचना पड़ता है कि क्या बताना है इसको। ऐसी व्यवस्थाएं ऐसे आज है, इसलिए इस क्षेत्र के अंदर समस्या होने के बाद भी समाधान निकल सकता है, ऐसा एक आशा का किरण अवश्य जो एनएमओ जैसे संगठनों के माध्यम से होता हुआ दिखाई देता है। धार्मिक संस्थान भी है, किसी अपने इष्ट देवता की स्मृति में चिकित्सालय खोलते हैं, किसी अपने आदर्शों को सामने रखकर चिकित्सालय चलाते हैं, और अच्छे परिणाम उनके भी द्वारा। और जब इस भाव से जब चलता है तो पेशेंट कौन है, उसका सामाजिक स्तर क्या है, उसका शैक्षिक स्तर क्या है, उसका आर्थिक स्तर क्या है, ये बातें अपने आप गौण हो जाती है। बैठा हुआ पेशेंट यही मेरे लिए ईश्वर ऐसा वो मानने लगता है, तब जाकर उसके हाथों से जो भी कुछ काम होगा वो अच्छा ही होता ही है। स्वामी विवेकानंद के भाषा में अगर कहा जाए तो उन्होंने कहा कि मानव सेवा ईश्वर सेवा है। तो मानव को ईश्वर के रूप में देखकर उसकी सब प्रकार की पीड़ा को, दुख को, दर्द को मिटाने का काम
इस क्षेत्र में काम करने वाला चिकित्सक वर्ग, उनके आप सब लोग प्रतिनिधि हो। अगर एनएमओ के उस घोष के वाक्य में, घोष की कल्पना में अगर ये कहा गया है न तो हम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भव, कहने वाले कौन है? वो रंती देव थे, राजा थे चिकित्सा के क्षेत्र में। वो भी एक चिकित्सक के रूप में करते थे काम। वो कह रहे हैं मुझे राज्य की कामना नहीं, मुझे स्वर्ग की। वो राजा है, वो राजा रहूंगा नहीं रहूंगा उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। मैं ये पुण्य कर्म करके मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, ये भी मेरी कोई आकांक्षा नहीं। मैं तो मेरे पास आया हुआ व्यक्ति, उसके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं, ये उसका संदेश हो। दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार का संदेश देने वाला न चिकित्सक मिलेगा न कोई राजा मिलेगा। ये तो भारत की भूमि में इसे पैदा होते हैं। उस परंपरा के हम वाहक हैं। उस परंपरा को जीवित रखने का जिम्मेदारी हम सबने अपने सर पर लिया है, और इसलिए एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन इन प्रकार के संस्कारों का संक्रमण शिक्षा प्राप्त करते हुए ही लेना पड़ता है। इसलिए आपके इस यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में छात्र सम्मिलित हुए। एक संस्कार अंदर जा रहा है। वो धन्वंतरी यात्रा आपके लिए वो अवसर उपलब्ध करा रही है कि हाँ मुझे इसको करना है। चरक की शपथ है, प्रतिज्ञा है, इसको पढ़ना पड़ेगा, को समझना पड़ेगा। उसमें चिकित्सकों के जीवन का संदेश उस सारे उस शपथ में है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं। उसका भी अगर हम स्मरण करते रहेंगे हो सकता। दुर्भाग्य से शिक्षा का भिन्न भिन्न प्रकार का सभी क्षेत्र आज प्रदूषित तो है। क्या बनाना है, इसका अगर शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं रहा तो स्वामी विवेकानंद का वाक्य तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु उस वाक्य को जमीन पर उतारने के लिए जो करना चाहिए वो करने वाली शैक्षिक व्यवस्थाएं आज कितनी सक्षम है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मैन। मनुष्य के अंदर वो परफेक्शन है, उसको जगाने का काम करना है। वो होता है क्या? वो परफेक्शन है। आगे चलकर वो कहते हैं वो जो देवत्व है, आज की शिक्षा व्यवस्था में इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। एक ने प्रश्न पूछा कि मनुष्य बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य बनेगा कि नहीं बनेगा? डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। तो क्या शिक्षा के साथ साथ इस प्रकार का भी विचार होता है? इस विचारों का बीजारोपण क्या विद्यार्थियों के जीवन में कोई करने की अच्छी सक्षम व्यवस्था है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसी कल्पना को लेकर इस विश्वविद्यालय की रचना की कि देश के लिए विद्वान नहीं, देश के लिए मनुष्य चाहिए, तो शिक्षित भी चाहिए। पर शिक्षित लोग में शिक्षा प्राप्त हो गई इसलिए व्यक्ति बन जाता, ऐसा नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अगला वाक्य कहने जा रहा हूं। इस देश के अंदर गड़बड़ियां करने वाले अशिक्षित लोग नहीं है, शिक्षित लोग हैं। गरीब लोग नहीं है, धनवान लोग हैं।
गरीब लोग गड़बड़ नहीं करते, भ्रष्टाचार गरीब नहीं करता है, गलत काम अशिक्षित व्यक्ति नहीं शिक्षित व्यक्ति करता है, क्योंकि वो जानता है कि गलत क्या है और सही क्या है। सामान्य व्यक्ति तो सही क्या है इतना ही जानता है, गलत काम को होता होगा तो गलती से ही होता होगा, जानबूझ कर नहीं होगा। यहाँ तो जानबूझकर गलतियां करने वाले लोग। और इससे भी कई बीती व्यवस्था कुछ प्रांतों में है आज अपने यहाँ पर। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में एक बड़े अच्छे अध्ययनशील थे, उन्होंने शिक्षा क्षेत्र का अध्ययन किया, उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की। उनका सारा अध्ययन निष्कर्ष एक पुस्तक के रूप में आया। उस पुस्तक का नाम था हमारे यहाँ विद्यालय है, शिक्षा नहीं है। अब ये बड़ा विचार करने का, भवन तो बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना वो भौतिक संपदा के आधार पर होता है, मनुष्य निर्माण करना भौतिक संपदा के आधार पर संभव नहीं है। हमारे यहाँ गुरुकुलों में कौन सी संपदा हुआ करती थी? और इसलिए स्वामी विवेकानंद के उस विषय को, उस सूत्र को भी ध्यान में रहकर जीवन चलना चाहिए कि सबका मिशन मैन मेकिंग मिशन है, होना चाहिए। माता पिताओं का होना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं का होना चाहिए, शैक्षिक संस्थानों का होना चाहिए, धार्मिक संस्थाओं का होना चाहिए, मठों का होना चाहिए, आश्रमों का होना चाहिए। एक ही लक्ष्य है, इस देश के लिए, समाज के लिए आवश्यक ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हम करेंगे। और इसमें किसी एक क्षेत्र का दोष नहीं है। कभी कभी हम प्रश्न आता है कि हम लोग जानकार बनते हैं कि समझदार बनते हैं। जानकार तो बन जाएंगे, समझदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, संवेदना जगेगी कि नहीं जगेगी, आत्मीयता का भाव विकसित होगा कि नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को भौतिक संपदा संपन्न युक्त बनना इसका अधिकार है, उसमें कोई दो राय नहीं। हर व्यक्ति चाहता है, चाहेगा तो गलत भी नहीं है, पर किस मार्ग से चलना है। आज प्रश्न संपन्नता प्राप्त करने के लिए प्रश्न नहीं है, प्रश्न है किस मार्ग से मैं संपन्न होने जा रहा हूं, उस मार्ग के प्रति सजग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सा से साथ साथ क्या जागरण की आवश्यकता नहीं है? ये सारे शिविर जो हम लोग करते हैं, ये सारे शिविर, ये स्वास्थ्य जागरण केंद्रित होने चाहिए, चिकित्सा केंद्रित आवश्यकता पड़ने पर है। रोग निदान होगा, रोगी नहीं बनेगा, इसका विचार कौन करेंगे? तो हमारी खान पान, हमारी रहन सहन, हमारी शैली, हमारे जीवन की ओर देखने की दृष्टि, ये भी साथ साथ संक्रमित करना है, उतारना है। और इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग केवल दवाई देने वाले न बने, केवल सुविधा देने वाले न बने, तो आने हुए संपर्क में आए हुआ व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसकी चिंता भी हमको साथ साथ करनी पड़ेगी। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर अगर गुरु शिष्य परंपरा रही है तो शब्द तो अलग अलग प्रकार के चलते हैं। शिक्षक है कि आचार्य है कि मार्गदर्शक है कि प्रेरक है कि गुरु है, कौन है? आज शिक्षक जिसको कहा जाता है, टीचर कहा जाता है, वो केवल जानकारी से समृद्ध करने वाला बन गया है। मार्गदर्शक है, रास्ता बताने वाला बन गया है केवल। प्रेरक कुछ लोग बन रहे हैं, अपने आदर्श जीवन को प्रस्तुत करते हुए प्रेरक बनते हैं, लेकिन मनुष्य बनने की शिक्षा जो देता है उसी को वास्तव में गुरु माना जाता है। बाकी तो पढ़ाने वाले हैं, ये संक्रमित करने वाले हैं।
आज इस प्रकार के गुरु इस कल्पना को लेकर जो भी कुछ आज प्रदूषित हुआ है उसको भी साथ साथ ठीक करने की आवश्यकता है। आज का ये शिक्षक दिन हमको उन बातों की तरफ भी संकेत करता है। ये शिक्षक दिन डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बाद प्रारंभ हुआ, परंतु यहां पर तो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, पहले से ही है। आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा पूनम है, वही महर्षि वाल्मीकि महर्षि व्यास का साथ जुड़ा हुआ दिन, उसको हमने गुरु का दिन माना है। तो गुरु का अगर मानेंगे, जीवन के मार्गदर्शक मानेंगे, जीवन के प्रेरक मानेंगे, वो गुरु पूर्णिमा होती है। सिखाने वालों का हम 5 सितंबर करते हैं, ऐसा कभी कभी लगता है। हमको दोनों को मिलाना है, ये भारत को ही करना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को ही करना पड़ेगा कि शिक्षक और गुरु अगर एक हो जाए तो कई प्रकार की समस्याएं समाप्त होगी। मुझे लगता है कि आज का ये 5 सितंबर उस दिशा में भी हमको संकेत करता है। यात्रा का आयोजन हुआ, योगायोग से आज उसका समापन हुआ। एनएमओ के इस प्रयत्न से कुछ सफलता मिली, आप लोगों ने जीवन निकट से देखने का प्रयास किया। ये इस प्रकार की सेवा यात्रा ये 3 दिन के स्थान पर और अधिक लंबे समय अपने जीवन के लिए यात्रा के रूप में बन जाए, इस प्रकार की भावना अपने अंतःकरण में प्रबल बने, इस प्रकार की कामना व्यक्त करते हुए आपने किए हुए परिश्रम को नमस्कार करते हुए आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मेरी बात पूरी